नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले अध्याय में हम संसाधनों के विषय में पढ़ रहे थे और संसाधनों के विषय में पढ़ते हुए हम प्रमुख संसाधनों के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें भूमि, मृदा, वन, जल इत्यादि के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ना प्रारंभ किया था भूमि संसाधन के विषय में हम पढ़ रहे थे। भूमि संसाधन को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे भूमि का उपयोग। हम सब जानते हैं कि हम हमारी समस्त प्रकार की क्रियाएं जो है वो भूमि पर करते हैं, जमीन पर करते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है और उन विभिन्न कार्यों में प्रमुख है कृषि। हम कृषि संबंधी समस्त प्रकार की गतिविधियां, यानी जितने भी प्रकार की फसलें हम उगाते हैं वो सब भूमि पर उगाते हैं। दूसरा है वानिकी, तीसरा है खनन। हम जानते हैं कि हमको जो विभिन्न प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं वो खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं और हम खनन भी भूमि पर ही करते हैं। सड़कों और उद्योगों की स्थापना, हम अपने आवागमन के साधनों के लिए सड़कों, रेलवे पटरियों, नहरों, इन सब का निर्माण जो है वो भूमि पर करते हैं और हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के साजो सामान की आवश्यकता रहती है। उन सभी साजो सामानों का निर्माण करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों की हमने स्थापना की है। तो समस्त प्रकार के उद्योग जो है वो हमने भूमि पर स्थापित किए हैं। तो कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम हमारी समस्त प्रकार की आवश्यकताएं जो है वो भूमि पर रह करके, भूमि का उपयोग करके उसको हम पूरा करते हैं। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक हमने पिछले कालांश में पढ़ा था, पीटर और मांबा नामक दो लोगों के बारे में, कि कैसे पीटर और मांबा ये दो दुनिया के दो विभिन्न हिस्सों में यानी अलग अलग क्षेत्रों में रहते हुए वहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और किस प्रकार से वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है यानी वहाँ का जो भूमि का प्रकार है वो उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो भूमि का उपयोग जो है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो उसको निर्धारित करने वाले जो प्रमुख कारण हैं वो पहला है स्थलाकृति। जिस भूमि पर हम रह रहे हैं वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, वहाँ पहाड़ है, वहाँ पठार है, वहाँ मरुस्थल है, वहाँ का मैदानी हिस्सा है या कैसा है, वो कुछ हद तक हम भूमि का उपयोग कैसे करेंगे उसका निर्धारण करता है। दूसरा है वहाँ की मृदा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, कचारी मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है। तो जैसी मिट्टी होगी वैसा हम सब वहाँ की कृषि और वानिकी के लिए हम उस भूमि का यानी उस मृदा का उपयोग करेंगे। तीसरा है वहाँ की जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, शीत है, शीतोष्ण है, उष्ण है, नम है, आर्द्र है, वर्षा कितनी होती है, ये सारी चीज़ें भी भूमि के उपयोग को प्रभावित करती है। चौथा है खनिज, वहाँ किस प्रकार के खनिज निकलते हैं, कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, वो सब चीज़ें भी उसको प्रभावित करेगी। फिर है जल, वहाँ उपलब्ध जो जल है उसका कैसा प्रकार है, जल कितनी मात्रा में उपलब्ध है, जल मीठा उपलब्ध है या खारा उपलब्ध है। दूसरा है वहाँ की जनसंख्या, यानी ये सब भौतिक कारण हैं और ये दो मानवीय कारक है, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। वहाँ किस प्रकार की जनसंख्या निवास करती है, कितनी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, वो भी भूमि के उपयोग को निर्धारित करेगी और वहाँ रहने वाले लोग किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं वो भी भूमि के उपयोग को निर्धारित करेगा। अब है भूमि जो है वो स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहला है निजी भूमि और दूसरा है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि नाम से ही स्पष्ट है, भूमि का वह हिस्सा जो किसी एक व्यक्ति या एक समूह के प्रभुत्व में हो, यानी जिन पर उनका अधिकार हो और उस भूमि का उपयोग जो है वो एक व्यक्ति या एक समूह करता हो, वो भूमि जो है वो निजी भूमि कहलाती है। जैसे हम हमारा घर बनाते हैं, हम खेती करने के लिए अपने खेत का उपयोग करते हैं, तो वो निजी भूमि है, वो हमारी भूमि है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस भूमि का उपयोग करते हैं। दूसरा है सामुदायिक भूमि, वो भूमि जिस पर किसी व्यक्ति या समूह का अधिकार नहीं होता, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, समाज का अधिकार होता है और पूरा समाज, पूरा समुदाय
उस भूमि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जैसे चारा, फल, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करने के लिए लोग उस भूमि का उपयोग करते हैं। ऐसी सामुदायिक जो भूमि है उसको हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अब ये साझा संपत्ति संसाधन का मतलब क्या है? साझा यानी सभी के लिए, संपत्ति यानी वह भूमि जो सभी की संपत्ति है और जिसका संसाधन के रूप में लोग उपयोग करते हैं, वह कहलाता है साझा भूमि संसाधन। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भूमि की जो मांग है उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। लेकिन हम जानते हैं कि भूमि सीमित है, उसका आकार बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसलिए हम जिस प्रकार से उसका उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर भूमि की गुणवत्ता में लगातार अंतर आ रहा है। और उसके कारण क्या हो रहा है? भूमि का उपयोग जो है वो हम उसको लगातार क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं, उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं और उसके कारण हमारे सामने कुछ समस्याएं आ रही है। जैसे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, उसकी गुणवत्ता जो है वो धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर हो रही है। भूस्खलन हम समाचार चैनलों में, टीवी में, अखबारों में पढ़ते हैं, आज फलानी जगह पर भूस्खलन हो गया, सड़क धंस गई, जमीन धंस गई। तो ये सब भी भूमि का जो हमारा उपयोग करने का तरीका है उसके कारण हुआ है। मृदा अपरदन, मिट्टी का अपरदन हो रहा है, मरुस्थल जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। यानी हमने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चूंकि धरती पर लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जो है वो भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर रहे हैं। शहरों में जो सामुदायिक भूमि थी वहाँ बड़ी बड़ी बस्तियाँ बस रही है, जंगलों को काट करके उनके स्थान पर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। गांवों में भी कृषि की जो भूमि थी उस भूमि को समाप्त करके वहाँ पर आवास के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वह भूमि जिनका उपयोग हम समुदाय के लिए कर रहे थे, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कर रहे थे, आज हम उस भूमि का भी जंगलों को विनाश करके वहाँ उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, वहाँ सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, वहाँ उद्योग धंधे खोल करके जंगलों का विनाश कर रहे हैं। कृषि की जो भूमि है उसको कम करके उसको आवास के लिए या अन्य उपयोगों के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और ये जो भूमि के उपयोग में परिवर्तन हुआ है उसके कारण भूमि को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है। इसलिए हमको इस महत्वपूर्ण संसाधन के संरक्षण की भी जरूरत है। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। वन भूमि और कृषि योग्य भूमि, आज हम जानते हैं कि बड़ी मात्रा में जंगल जो है उनको हम नष्ट कर चुके हैं और बहुत तेज़ी से हमारी धरती पर जंगल जो है वो समाप्त हो रहे हैं और उसके कारण हमको बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धरती पर लगातार जो है वो गर्मी उसके कारण बढ़ रही है, सूर्य से आने वाली सीधी किरणों का प्रभाव हमारे ऊपर उसके कारण ज़्यादा पड़ रहा है, मौसम जो है वो परिवर्तित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहीं वर्षा नहीं हो रही है, कहीं अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, बहुत बड़ी मात्रा में बर्फबारी हो रही है, बड़े बड़े जो हिमाच्छादित पर्वत है उनके ग्लेशियर जो है वो गल रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो बड़े पैमाने पर हमने भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए, यानी वन योग्य भूमि और कृषि योग्य भूमि को हमने अपने उपयोग के लिए जो बड़े बड़े उद्योग और आवास के लिए उसका उपयोग किया है उसके कारण हो रहा है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। धीरे धीरे ये जो संसाधन है इसको हम बहुत विनाश के कगार पर लेकर जा रहे हैं। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही हमको रोकना चाहिए। यदि इसी गति से हम विनाश करते रहे तो आने वाले समय में, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा यदि हमको होने से रोकना है तो हमको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, यानी भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए हमको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उसमें पहला है वन रोपण। हमको बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लगा करके नए जंगलों का निर्माण करना पड़ेगा। पेड़ों का जो वर्तमान में वन सुरक्षित है उनका संरक्षण करना पड़ेगा, ये कार्य हमको करना पड़ेगा। दूसरा है भूमि उद्धार। जो भूमि अभी हमारे पास है, जिनका उपयोग हम कृषि के लिए कर रहे हैं, जिनका उपयोग वनों के रूप में हो रहा है, जिसका उपयोग सामुदायिक भूमि के रूप में हो रहा है, इन सभी को हमको सुरक्षित करना पड़ेगा। यानी इनके उपयोग का जो परिवर्तन हम कर रहे हैं वो हमको रोकना होगा और इस भूमि को जिस रूप में वो है आज
उसी रूप में हमको उसको आगे रोकना पड़ेगा। तीसरा है रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, यानी हम जानते हैं कि हमने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में आज हम खेती में, वानिकी में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। अब ये जो रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक है, यह भूमि की गुणवत्ता को कमजोर कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में उसमें रसायन घुल रहे हैं और उसके कारण उसकी गुणवत्ता कमजोर हो रही है और वहाँ पैदा होने वाली फसलों में वो कीटनाशक जो है वो घुल करके हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और भूमि जो है उसकी गुणवत्ता कमजोर हो रही है, उसकी उपजाऊ क्षमता कमजोर हो रही है। इसलिए हमको रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का जो उपयोग है उसको भी विनियमित करना पड़ेगा, यानी नियमित रूप से हम जिनका उपयोग करते हैं उसको भी हमको रोकना पड़ेगा। दूसरा है अतिचारण पर रोक। हम सामुदायिक भूमि पर या वनों में जो पशु चारण करते हैं उसके कारण क्या होता है, पशु जब पौधा पनपने की तैयारी में होता है, पेड़ जब पनप रहा होता है, तभी उसको खा करके नष्ट कर देते हैं। तो हमको पशुओं के चरने के लिए कुछ मैदानी हिस्सों का उपयोग करके उनको वनों में, जंगलों में या जहाँ बड़ी मात्रा में पौधे रोपण किया गया है वहाँ उनको चारने से रोकना पड़ेगा, ताकि हम नए नए जो पेड़ हैं उनको विकसित कर सकें, नए जंगलों का निर्माण कर सकें और जिसके कारण जो है वो हमारी भूमि का जो है वो संरक्षण हो सकें। आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे मृदा और अगले संसाधनों के विषय में पढ़ेंगे। पिछली बार के पाठ के साथ हमने जो गृह कार्य दिया था वो आपने कर लिया होगा। आज भी इस पाठ के साथ आपको कुछ गृह कार्य के प्रश्न आएंगे, उन सबको हमको अपनी नोटबुक में करना है। नमस्कार।